तो देखिए WHO के द्वारा जो मद्यपान की परिभाषा दी गई है, WHO ने किस तरीके से इसको डिफाइन किया है। WHO ने कहा है कि मद्यपान का मतलब होता है नशा करने वाला वो व्यक्ति जो शराब पर इतना ज़्यादा निर्भर हो जाता है जिससे उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध, आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, उसे आप मद्यपान कहते हैं। मद्यपान का मतलब नशा करने वाला व्यक्ति शराब का इतना आदी हो जाए, इतना अभ्यस्त हो जाए जिससे उसका जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाए। ठीक है। बहुत सारे पश्चिमी सभ्यता के जो थिंकर हैं उनके द्वारा ये बोला गया है कि थोड़ी मात्रा में और कभी कभी शराब पीना जो है मद्यपान नहीं माना जाता है। मद्यपान एक समस्या के तौर पे जब अत्यधिक मात्रा में, उसको बोलते हैं मद्यसारिक, मतलब आपको सुबह उठते ही चाहिए, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया मद्यसारिक, क्यों उसको चाहिए ही चाहिए, बिना मद्य के वो रह नहीं सकता है। जब आदत में कन्वर्ट हो जाए तो वो मद्यपान में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे आप लोग देखिए बहुत सारी दवाएं वगैरह जो भी आप लेते हैं, एल्कोहल की मात्राएं होती हैं, कफ सिरप बहुत सारे आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, तो एल्कोहल तो देखिए होता ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो मद्यपान का मतलब है जब वो आपकी आदत में शुमार हो जाए, आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। अब देखिए मद्यपान से क्यों हम मद्यपान करते हैं लोग, कई सारे कारण हैं। कुछ लोग तो मानसिक चिंता तनाव में आ जाते हैं, ठीक है, और उस तनाव से दूर जाने के लिए वो क्या करते हैं, मद्यपान करने लगते हैं, शराब का सेवन करने लगते हैं। आप कई बार देखेंगे रोड में, गली में, कई जगह लोग पड़े मिलते हैं। तो पारिवारिक चिंता हो सकती है, कर्ज में डूबे हुए लोग हो सकते हैं, और आज के टाइम पे तो स्थिति ऐसी भी हो गई कि छात्र भी जो है अपने परीक्षा, अपने एग्ज़ाम से ही परेशान है। तो धीरे धीरे वो शुमार होने लगती है। मानसिक चिंता एक कारण है मद्यपान का। दूसरा कारण फैशन भी बन गया है। फैशन, पश्चिमी सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन में ये बदलाव आया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि फैशन से ज़्यादा कई बार जो ठंडे शीत प्रदेश हैं, जैसे मान लीजिए यूरोपीय देश जो हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है और शरीर के तापमान को बाहर के तापमान से, क्योंकि बॉडी, शरीर का तापमान तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही है स्वस्थ शरीर का, समन्वय स्थापित करने के लिए वो शरीर को, बॉडी को हीट करने के लिए पेय पदार्थ लेते हैं। लेकिन उसका मतलब, वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो भी सही है, बट एटलीस्ट एक तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं दवा के रूप में। पर उसका जो यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, यहाँ किस लिए पी रहे हैं, यहाँ गम भुलाने के लिए पी रहे हैं। बहुत सारे गाने बन गए ना। धीरे धीरे एक और कारण है, एक तो फैशन, मतलब ये फैशन बन गया, मतलब ऐसा बोल गए कि जो आप देखिए यूरोप में क्या है कि विकसित देश है, वहाँ पे अच्छी इनकम है ना, तो अच्छी इनकम होने के बाद लोगों को लग रहा है कि जो सामाजिक, जो ऊंचे लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, तो ये फैशन में कन्वर्ट हो गया, वो पैसे वाले की निशानी सब बनता चला गया और एक तरीके से इसको जोड़ करके इस रूप में देखा गया। फिर कल्चर भी है, सांस्कृतिक कारण भी है, मैं भी इस पे भी आऊँगा, लेकिन एक कारण है आपका वातावरण और माहौल। आप यदि ऐसे माहौल पे रह रहे हैं जहाँ पे चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही आपके मित्र हैं, ऐसे ही आपके दोस्त हैं, आपका आस पड़ोस ऐसा है, तो हो सकता है कि आप मद्यपान की लत का शिकार हो जाएं। पहले तो आपको निःशुल्क बांटी जाएगी और इसके बाद फिर आपसे उसके चार्ज खुद ही वो, फिर आप भी उस लत के शुमार हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे भी मद्यपान की लत पड़ जाती है। एक और चीज़ है, यदि मान लीजिए शराब पीने से दुख होता, तकलीफ होती, इसमें तो दुख कुछ समय के लिए आदमी, मस्तिष्क में संवेग आपके खत्म हो जाते हैं, तो संवेदनात्मक आनंद आता है क्षणिक रूप से कुछ समय के लिए। ठीक है, यदि आप किसी शराबी से पूछें, और मुझे पता नहीं, मैं कई बार देखा है मैंने बहुत सारे लोगों को कि इसके नाम पे दिन भर तो मेहनत करते हैं, शाम को जब उनको दिहाड़ी मिलती है, पैसा मिलता है, या फिर लोग जब इसका नाम आता है खुश से हो जाते हैं। शादी विवाह में भी कई बार हम देखते हैं, कुछ भी हो, शादी विवाह में पहला प्रश्न यही होता है कि व्यवस्था है क्या। ये बिल्कुल प्रचलन सा बन गया है, आप लोग देखते होंगे ये चीज़। और हाँ, आप में से तो नहीं है ना कोई मद्यसारी का? हाँ, प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक पहलू से समझना है। प्रशंसा तो, मैं तो विरोधी हूँ इसका, घोर विरोधी जिसे कह सकते हैं। ठीक है, और आज तक मैंने चखा नहीं है कभी, मतलब एक बूंद भी नहीं गया होगा कि मद्यपान और इस चीज़ से।
ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, बट ये है कि हाँ किताबी ज्ञान तो है। समाज कार्य जब हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था तो उसमें एक टॉपिक ही था पूरा मद्यपान समस्या के तौर पे, ठीक है। तो वहीं से जो है जो मेरे पास पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, शराब आसानी से उपलब्ध हो। यदि कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध हो तो कंज्यूम करने वाले लोग भी हो जाएं। अभी यही चीज़ आसानी से उपलब्ध ना हो, मिले ही ना, है ना। मैं एक प्रोग्राम पे गया था जौनपुर, आप लोगों को पता होगा, पिछले उसमें गया था, तो उसमें थे कुछ लोग ऐसे, तो वो बेचारे पूरा शहर ढूंढ डाले, जानकारी नहीं थी, नया नया शहर था, तो शहर ढूंढ रहे थे वो। फिर पता करते करते वो पहुंच ही जाता अपने लक्ष्य तक, चाहे जितना भी बड़ा लक्ष्य हो। मित्र मंडली आपकी अच्छी नहीं है, इस कारण से भी हो सकता है। कई बार होता है कि आनुवांशिकता भी इसके पीछे कारक बनती है। माता पिता यदि ऐसी लत से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है बच्चा भी जुड़ जाए। अत्यधिक दुख की स्थिति में है, अत्यधिक कष्ट की स्थिति में है, अत्यधिक खुशी की स्थिति में है। कई बार बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं लोग, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को लगता है अज्ञानता भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि इसको पीने से पावर मिलती है। ये अज्ञानता है, मैं ये बता रहा हूं। ये तो पावर क्या, ये तो आपका पूरा ये सब खा रही है, खोखला कर रही है आपका। ये आप देख रहे हैं, किडनी खोखला कर रही है आपका, ये आपका लीवर खोखला कर रही है, आपका दिमाग खोखला कर रही है, आपके हार्ट को कमजोर कर रही है। तो खोखला करने वाली दवा है, पर अब चूंकि अज्ञान है तो क्या करें। दूसरा, लगता है कि ये व्यक्तिगत अधिकार है, हमारा राइट है। आप खुद सोचिए कि नागरिक हैं, वो को बहुत सारे राइट दिए गए। आहार संबंधी आदतें क्या होंगी, क्या उनको खाना, राइट टू चूज है, आपका चयन करने का अधिकार है। तो बहुत सारे लोग कहना है कि अच्छा, शराब बंदी यानी मद्यपान का निषेध जो है ये हमारे राइट टू चूज को ख़त्म करता है। लेकिन आपको ये पता है कि मद्यपान से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पहले एक बार प्रॉब्लम समझते हैं। सबसे पहली चीज़, जो भी लोग मद्यपान कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, मानसिक हानि होती है उनकी। मानसिक हानि मतलब उनका विचार करना, चिंतन करना, स्मरण शक्ति, ये सब अवरुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे उनकी जो ब्रेन पूरी तरीके से कोलैप्स होने लगता है। शराब पी करके अनाप शनाप बोलते हैं। आप एक चीज़ देखिएगा, एक व्यक्ति सामान्य स्थिति में जैसे है बहुत बोलता है, मान लीजिए सामान्य स्थिति में वो बहुत बोलता है, और यदि मान लीजिए उसको पिला दिया गया तो फिर तो वो रुकेगा ही नहीं। एक है जो शांत रहता है, तो हो सकता है कि पीने के बाद वो ना करे गड़बड़। तो एक तो व्यक्ति क्या करते हैं, अपना नियंत्रण खो देते हैं, धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होने लग जाती है, ठीक है। होश खो बैठता है, जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं। शराब पीने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है, अपने विवेक का इस्तेमाल व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो मानसिक हानि पहला हानि है। स्वास्थ्य शरीर समस्याएं हो सकती हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका पूरा का पूरा पेट में कैंसर हो सकता है, आपका तंत्रिका तंत्र आपका कमजोर हो जाएगा, जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। मानसिक अस्थिरता की स्थिति हो सकती है। धीरे धीरे क्या होगा, व्यक्ति जो है मानसिक रूप से कमजोर होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा। और आप सीधा जानते हैं, प्रसन्नता का एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम है डोपामाइन। जब भी इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि जब भी आपको खुशी महसूस होती है, जब भी कोई आप काम करते हैं, जैसे आपने कोई टारगेट बनाया छोटा सा, उसको अचीव कर लिया तो आपको हैप्पीनेस फील होगी, डोपामाइन रिलीज होगा, है ना। आपने जिम किया, बॉडी वॉडी बनाई, आपको उसके बाद भी डोपामाइन रिलीज होगा। आप दौड़ लगाइए, दौड़ लगाने के बाद थोड़ी देर बाद डोपामाइन रिलीज होगा। तो जिन चीज़ों से खुशी, तो ये सब चीज़ें भी उत्तेजक होते हैं, आपका डोपामाइन थोड़े टाइम के लिए रिलीज होता है। कुछ समय बाद डोपामाइन की भी लत लग जाती है। डोपामाइन क्या है ना, उसकी भी लत लग जाएगी। मतलब मान लीजिए एक पर्टिकुलर मात्रा तक वो आपके बॉडी में इंट आ रहा है, फिर उसके बाद आपको उससे ज़्यादा मात्रा चाहिए, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी से भी आपको डोपामाइन रिलीज होता है, उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलता है, ठीक है। लोग जो है आज के टाइम पे देखिए पोर्नोग्राफी की तरफ कितना मूव कर चुके हैं, उसके पीछे भी वो डोपामाइन एक बड़ा रीजन है। थोड़ी समय के लिए एक्साइटेड आपको, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उससे भी ब्रेन आपका पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। समझ रहे हैं, ये जो पोर्नोग्राफी है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नशा हो चुका है, और इससे भी ब्रेन पूरी तरीके से वीक होता जाएगा। सोचने समझने की शक्ति, बॉडी पूरी तरीके से वीकनेस पूरा ख़त्म कर देगा। और आज के टाइम पे मतलब जब से ये इंटरनेट 4G, अभी आने वाले समय 5G आ रहा है, और जिस तरीके से अनियंत्रित है, वैसे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास पूर्ण प्रयास नहीं है। जैसे मद्यपान निषेध तो है कुछ राज्यों में, पर क्या पूर्ण निषेध है? नहीं है ना, पूर्ण निषेध नहीं है। एक चीज और आप देखते होंगे, शारीरिक तो मतलब पूरा बॉडी तो डैमेज हो ही जाता है शराब पीने से।
सर दर्द होगा, बेचैनी होगा, हाथों पैरों में कंपन चालू हो जाता है। कुछ समय बाद जो मध्य शारीरिक होते हैं ना, कभी आप उनसे हैंड शेक करिए, मिलिए, तो उनका हाथ कांपेगा। यदि वो थोड़ी देर भी नहीं पिएंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। सांस की गति बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, तो कई कारण है। और एक समय आता है कि पूरी किडनी जो आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करती है, ये डैमेज हो जाती है। और एक बार किडनी डैमेज तो फिर बॉडी डायलिसिस पे गई। डायलिसिस के बाद अंतिम समय आ जाता है, नरक की जिंदगी। नरक देखना हो तो ये नरक का रास्ता है, नरक का द्वार है, यहाँ से नरक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बॉडी के एक एक अंग ये डैमेज करना चालू करती है, आपकी बॉडी कोलैप्स कर देती है। व्यक्तित्व का विकास आपका रुक जाता है पूरी तरीके से, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी खत्म हो जाती है, समाज में लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इकोनॉमिक लॉस होगा कि नहीं होगा शराब पीने से? आप कर्जदार हो सकते हैं। ठीक है, शराब पीने के लिए कर्जा लेकर के सामान की चोरी, मतलब बुरी प्रवृत्तियों में फंस सकते हैं। लोग चोरी करने लग जाते हैं, जुआ खेलने लग जाते हैं, अपने काम धंधे से भी विमुख हो जाएंगे। पी के पड़े ही रहेंगे तो काम धंधे से भी विमुख हो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो धन कमाएंगे वो भी शराब पीने में गंवा देंगे। और ऐसे में आप अपने परिवार का सही भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, सही शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। मद्यपान इतना बुरा है। ठीक है, तो और पारिवारिक विघटन जैसी स्थिति आ जाएगी। परिवार में सब दुखी होंगे आपसे, आप अकेले नहीं, आप सबको दुखी करके रखे होंगे। तो पारिवारिक विघटन की स्थिति हो सकता है, आपका तलाक हो जाए, परिवार खत्म हो जाए आपका पूरी तरीके से। सबका भविष्य जो है, एक घर में यदि कोई एक बढ़िया शराबी पैदा हो गया तो पूरे घर की पूरी संपत्ति वो खत्म कर सकता है। ठीक है, वो पूरे परिवार को तहस नहस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। किसी के यहाँ तो ऐसी समस्या नहीं है ना, परिवार सबके स्वस्थ हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई परिवार में ऐसा पुण्य प्रतापी व्यक्ति पैदा हो गया हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर ही कहता है कि थोड़े लिटिल लिटिल होने चाहिए। मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी भारत में ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो ये सजेस्ट करेगा, या तो खुद पीता होगा तो वो सजेस्ट कर देगा कि हाँ ठीक है। जब भारत का संविधान बन रहा था तो ये बात आई कि ये शराब पूरी तरीके से बैन हो जानी चाहिए। लेकिन अब संविधान सभा में भी जनजातीय पक्षकार भी थे, है ना, हर तरीके के पक्षकार थे। कुछ कल्चर को लेकर के बैठे कि भैया ये तो हमारे यहाँ पे समाजीकरण का उत्सव मनाने का एक साधन है। हमारे देश के विभिन्न भागों में ताड़ से बने हुए मादक पेय पिए जाते हैं। असम क्षेत्र में चावल से बने हुए मादक पेय पिए जाते हैं। चावल से भी उसका भी जो है किंडवन करके बनाते हैं। जनजातीय उत्सवों में ये चलना है, पहले से ही सोमरस चला आ रहा है। तो इसका सेवन होना चाहिए, एक प्रथा के तौर पे है, ये कस्टम है, हमारा कस्टम नहीं समाप्त होना चाहिए। फिर इसको आर्टिकल 47 पे रखा गया, क्योंकि वहां पे दोनों कैटेगरी के लोग थे, पीने वाले, नहीं पीने वाले। नहीं पीने वाले मना ही करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि शराब की बंदी होनी चाहिए। इसमें आपको कभी कोई दो राय नहीं रखना है, आपको एक अपना क्रिएट कर लेना है ब्रेन में। क्योंकि इससे क्या है, मद्यपान से दुष्परिणाम ही है, अच्छे परिणाम नहीं है। सारे के सारे परिणाम दुष्परिणाम है। जब आप मद्यपान से लत में ग्रसित हो जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य गिर जाएगा। आपकी बॉडी में जितनी भी घरेलू हिंसाएं हो रही हैं, सारा घर पे देख लीजिए, जिस घर में घरेलू हिंसा है वहाँ पे एक आपको शराब पीने वाला मिल जाएगा। जितनी भी यातायात दुर्घटनाएं मिल रही हैं, सब नशे की लत पे हो रही हैं। किसी का, आप समझो, जो लोग नशे करके गाड़ी चलाते होंगे, ड्रिंक एंड ड्राइव, उनकी स्थिति क्या होती है? वो किसी का परिवार समाप्त करने वाले हैं आने वाले समय में। किसी के परिवार में अशांति पैदा करने वाले, खुद में तो कर ही दिया उन्होंने, पर दूसरे का भी ले डालेंगे अपने साथ ही। तो जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, ऋणग्रस्तता, जितने लोग ऋण का शिकार हो चुके हैं, जो कर्ज में फंसे हुए हैं, शराब ही मिल जाएगा आपको उस घर में। जुआ जहां चल रहा हो, जुआ समझते हैं, आज के टाइम पे तो लीगल हो चुका है। आप लोग खूब देखते हैं, क्या नाम है ये, बहुत सारे, हाँ, ड्रीम 11, हाँ, ये लीगलाइज जुआ है। नहीं है? बताइए। बहुत सारे लोग, एक मेरे मित्र थे, वो ड्रीम 11 में पैसे लगाते थे। कई बार मुझे फ़ोन करके सजेशन मांगते थे, कौन सी टीम बनाऊं, कौन से नहीं बनाऊं। मैं उनको समझाता था, इन सब चक्करों में मत पड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। 11 सर्किल, पता नहीं कितने सारे ऐप आ चुके हैं और सब खुला चल रहा है। लास्ट में वो बोलते भी हैं कि इसका प्रयोग करने से ये हो जाएगा, आदत ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगी। और मज़े की बात है, जो उनको रोल मॉडल आप लोग मानते हैं,
वो लोग आकर इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आओ इस आदत से जुड़ो। सोचिए, जिनको आप रोल मॉडल समझते हैं वो लोग चंद पैसों के लिए इनका प्रचार भी कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोग लगे हुए हैं। कभी आप ड्रीम 11 वगैरह में देखिएगा, 1-1 लाख 2-2 लाख लोग जो है उसमें जुड़े रहते हैं, टीम बनाते हैं लोग। और एक एक आदमी 10-10 टीमें बनाता है उसमें, 10-10 टीमें, एक एक आदमी पूरा दिन खराब करता है अपना, उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसे ही और भी है बहुत सारी साइट। एक बेटवे करके साइट है, ऐसे करके कई साइट है। उसमें तो इतने बड़े लेवल का सट्टा होता है कि ये गेंद डॉट जाएगी या 1 रन मिलेगा, 2 रन मिलेगा, 4 रन मिलेगा, जिसमें आप लगा दोगे उसी में आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलेगी। रमी सर्किल हो गया, कितने सारे ऐप आ गए, ये सब लीगलाइज्ड कर दिया इन्होंने। अरे जाके डाउनलोड्स देखिए इनके, 4-4 6-6 करोड़ डाउनलोड्स हैं। लोग यही कर रहे हैं, दूसरा काम नहीं है। अभी आप लोग एक चीज़ और देखते होंगे, बहुत सारे ऐप आते होंगे बिनोमो से, मतलब ट्रेडिंग करिए ये हो जाएगा। ऑक्टा एफएक्स वाले बहुत सारे कि घर बंगला गाड़ी सब मेरा इसी से है। कुछ लोग तो ऐसे बताते हैं कि एक एक दिन में हमने 4-4 लाख रुपए हम कमा लेते हैं, एक एक दिन में वो बताते हैं। बहुत सारे ऐड आप लोग देखते होंगे, सब गूगल पे हैं, डेली यूट्यूब पे आता है कि वो पूछता है कि आपकी डेली की अर्निंग कितनी है, तो बड़े गर्व से बताता है कि मैं $8,000 कमा लेता हूँ। तो ऐसे तो बड़ा इजी सोल्यूशन नहीं हो गया? आप लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हो? बहुत आसान नहीं है कि भारत सरकार इसी की क्लास दिला दे सबको और इसी में जो है जा कर के ऐड में सब लोग लग जाए? आसान नहीं लग रहा आपको कि भारत की बेरोजगारी तो सेकंडों में खत्म? बेस्ट ऑप्शन है सब। $8,000 मतलब समझ रहे हो कितना पैसा होता है? कन्वर्ट करिए रुपए में। 8 लाख 10 लाख रुपए यहाँ पे लोग MBA करते हैं, लोग IIM से पढ़ रहे हैं, लोग जो है IIT कर रहे हैं, लोग IAS बनने के बाद भी इतनी पेमेंट नहीं उठा पाते हैं। और यहाँ तो वो कह रहा है मैं 2 घंटे देता हूँ, पार्ट टाइम जॉब है मेरी। इतना करोड़ कमा लिया। ये सब फ्रॉड है, सब फेक है। जो पैसे को शॉर्टकट तरीके से बताए, चाहे वो ड्रीम, क्या लग रहा है ड्रीम 11 में, चाहे जितने भी हों, जितने भी एप्लीकेशंस बनते हैं ना, इनमें से जो 1 करोड़ जिनको मिलता होगा ना, वो खुद ही होते होंगे, उसी कंपनी के कंप्यूटर होते होंगे, वो कंप्यूटर खेल रहे होते होंगे गेम, सब कंप्यूटराइज्ड। ये सब कितना फ्रॉड है। 1 करोड़ रुपए ऐसे नहीं कोई बांट देगा, तो सब कमाने के लिए बड़े बैठी हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। सब जितनी भी आपको शॉर्टकट बताए कि 1 सेकंड में एक बार में 1 करोड़ कमा लोगे, 2 करोड़, पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये सब फ्रॉड है और सब खुल के चल रहा है। कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, लोग कर रहे हैं। सट्टेबाजी, ये सारी चीजें चलती कि नहीं चलती? वो प्रमोट जिसको करवा रहे हैं ना, उसको पकड़ के लाओ आप, उसको देखो, वो नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। वो तो वीडियो पर। हाँ, वो मान लो प्रमोशन में, ऐड में इतना सब खर्च करना है तो 2-4 लोग कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है पैसे दे करके। बट ये जो बताते हैं कि भाई हम एक दिन में $8,000 कमाते, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। सब फ्रॉड है, सब फेक है। शॉर्टकट तरीका जो बता रहे हैं आप करके देख लो, ठीक है? आप बिनोमो ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें एक डेमो अकाउंट देगा, उसमें देता है $1,000। वो ऐसे ही होता है, वो आप यूज नहीं कर सकते। वो बस, वो जब तक आप उससे करोगे तो आप हर बार जीतोगे ही जीतोगे। एल्गोरिदम उसको जिताएगा आपको, तो आपको लग जाएगा यार मैं अब अपना पैसा लगाऊंगा तो मैं जीतूंगा। 4-6 बार जीत लोगे। जुए का कोई भी परिणाम नहीं है, उससे अर्निंग नहीं होती। जुए में एक बार हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति था, अब तो वो सुधर गया बहुत ज़्यादा, जब हम गांव में थे उसके साथ ये होता था कि कभी किसी महीने घर में बहुत सामान आ जाता था, नई टीवी आ गई, नया फ्रिज आ गया, नया कूलर आ गया। अगले 2-3 महीने बाद हम देखते सब खत्म, सारा एक ट्रक में लोग भरवा के सब ये वो टीवी उठा ले गया, वो साइकिल हो। जब वो जीत जाता था तो सब ले आता था, खुशियाँ भी होती थी, घर घर मिठाई भी बांटता था। और जब हार जाता था तो बुरा हालत, 2-4-10 बार जेल भी गया होगा। सोचिए कितना अनिश्चितता भरा वातावरण होता है, कितना वो टेंशन में रहता है। क्योंकि ये पैसा ऐसा है कि वो पैसा ऐसे ही शराब का, जिस घर में शराब पी रहे हैं लोग, जिस घर में जुआ खेल रहे हैं, जिस घर में, वहां पे लक्ष्मी नहीं रुकती है। सीधी सी बात है, लक्ष्मी ऐसी जगहों से गायब हो जाती है। जाए तब ना,
ये बताइए, पहुंचेंगे तब ना। ले जाइए, किसको ले जाएंगे? आपको कोई भी लत है, कोई नशा है, वो इतना आसानी से नहीं छूटता। एक बार नशा बन जाना किसी चीज का अपने आप में सबसे घातक चीज है। लोगों को चाय का नशा हो जाता है, नहीं छोड़ पाते हैं। उस केंद्र में आपको चीज़ों को, आप वो देखिएगा, संजू मूवी एक बनी हुई है, उसमें संजय दत्त का स्टोरी दिखाई गई है। उसको नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ा जाता है, कुछ समय तक उस चीज़ से दूर रखना अपने आप को। यदि कोई आदत है आपकी, उस आदत को रिप्लेस करना है, तो इतना आसान काम नहीं होता। जब आदत और आपके अवचेतन मस्तिष्क में चीज़ें बैठ चूकी होती हैं ना, वो फिर अगेन वापस आएगा। आप कमिटमेंट करिए 5-6 किसी चीज़ को लेकर के, कल से मैं ये काम नहीं करूंगा, फिर वो क्या होगा, चूंकि वो ऑलरेडी आदत में कन्वर्ट हो चुका है ना, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मान लीजिए अभी आपको कुछ खाना है, मान लीजिए आपकी जीभ जो है ऐसी है कि वो चाहती है चटर पटर खाना पीना। अब आपने आज प्रण किया कि यार मैं हेल्थ कॉन्शियस हो चुका हूँ, मुझे बाहर का नहीं खाना है, ठीक है, अभी आपने प्रण किया। लेकिन प्रण आपने कब किया? जब आपने, जैसे कभी किसी शराबी से बोलेंगे कि यार छोड़ दो, कह रहा बस आज ले लेने दो, आज लिया तो आज की पूर्ति हो गई, उसके जो उसकी डिमांड थी, नीड थी, तो आज वो अभी खूब शपथ ले सकता है, खूब शपथ लेगा, खूब प्रण लेगा। कोई बहुत बड़ा चेन स्मोकर है, उससे कहोगे, बोला अंतिम है ये, लेकिन इसके बाद फिर अगेन उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक उसको फिर से बुलाएगी, उसी हैबिट में रिपीट कराएगी ना, वो साइकिल में है ना आपका। तो जब उस साइकिल में अगेन वो आएगा, अब उस टाइम पीरियड पे यदि वो अपने आप को हिम्मत जुटा पाता है उस चीज से, और ये इतना आसान नहीं है, चूंकि बॉडी में इतना निकोटीन जा चुका है, इतना कैफीन जा चुका है, तो बॉडी आपकी उसकी डिमांड चाहती है, उस सर्टेन मात्रा को फिल करना चाहती है। वो मात्रा उसे नहीं मिलेगी निकोटीन की, तो वो उसको मेंटेन करना, उस मात्रा को, बॉडी कांपने लग जाएगा, शरीर में दर्द चालू हो जाएगा, पेन चालू हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों की शराब छुटवाई है, मैंने ऐसे नहीं छुटवाई, मतलब एक तरीके से लाइक मोटिवेशन मान लीजिए, ठीक है, कि बैठे, यदि वो कभी मुझे पता चला कि ऐसा है, तो मैंने उसे खुद पूछा कि तुम शराब पी रहे हो कि शराब तुम्हें पी रही है? सिंपल सा उत्तर दो, आप शराब को पी रहे हो कि शराब आपको पी रही है? यदि शराब आपको पी रही है तो फिर क्यों पी आ रहे हो अपने आप को? खुद देखिए, आप समझिए, मोबाइल आप चला रहे हो कि मोबाइल आपको चला रहा है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप, बहुत गंभीर बात मैं बता रहा हूं, मोबाइल यदि आप चला रहे हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल आपको चला रहा है तो दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम है। कि ये एक तो आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कब इसको चलाना है कब नहीं, ये खुद डिसाइड कर रहा है कि तुम मुझे चलाओ, अब टाइम हो चुका है, अब लॉक खुलना चाहिए, अब कुछ भी देखना है, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या देखना है, उस दुनिया में चले जाओ। जब ये अपनी दुनिया में आपको खींच ले जाएगा तो भयावह हो जाएगा फिर आपकी जिंदगी के लिए। समझिए, इससे गंदा कुछ भी नहीं है। ये आज की जनरेशन का काला सच है। मैं भविष्य बता रहा हूं आपको, आने वाले 5 साल बाद भारत में सबसे ज्यादा मानसिक रोगी होने वाले हैं। आप भी इसमें से सम्मिलित हो सकते हैं, जो मानसिक तौर पे पागल हो चुके होंगे, विक्षिप्त हो चुके होंगे। मेंटल हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ जाएगी इस देश में। लोग चलते चलते फोन चला रहे हैं, मेट्रो में चले जाइए, बसों में चले जाइए, घर की टेबल पे खाने की चले जाइए, लोग इतने ज्यादा अभ्यस्त हो चुके हैं, कोई मतलब नहीं है समाज से, कोई मतलब नहीं है चीजों से। ये इतनी बुरी चीज आ चुकी है। शराब का भी कहें कि अपग्रेडेड वर्जन है, वो ये है। और ये जो तकनीकी का विकास हो रहा है ना, कि अभी कम स्पीड में देख पा रहे हो क्या, चलो अभी 5G दे रहे हैं, टेंशन न लो, स्पीड बढ़ाते हैं तुम्हारी देखने की। 2G में था, लिमिटेड डेटा मिलता था, घूमता रहता था, रख देते थे, यह बेकार है। आप खुद देखिए, टीवी थी, चालू करते थे, पहले वो थोड़ी देर तक झिलमिलाती थी, तो ऊपर जाके सही कराए, एक प्रोग्राम देखा, फिर छोड़ दिया गया, फिर हवा चल गई, फिर खराब हो गई, फिर वो कहता भाई अब नहीं देखना, कल देखेंगे। अब कह रहा है इजी है आपके लिए। क्या हो रहा है, 5G का डेटा मिल रहा है आपको, 4G का डेटा मिल रहा है, टच किया खुल गया, अरे वाह, और फास्ट चाहिए आपको। फिर डेटा बूस्टर प्लान भी पड़े हुए हैं, आपको सस्ता कर दिया है, फ्री में आओ, फ्री में लो। आप तो जिसके छत थी वो ठीक है, जिसका छपरा होता था वो सीढ़ी लगा के चढ़ता था। बहुत सारे लोग तो, भारत में वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, लोग साइकिल का पहिया जो होता था वो लगा देते थे, कुछ तो तार छत में लगा देते थे, उसी से उनका कैच करता था। समझ रहे हैं, आसपास डिश टीवी होती थी तो दूर जाके एक तार लगा आते थे। मतलब एक से एक वैज्ञानिक गांव में उस समय थे। अब टीवी आपके घर पे रखा हुआ है, टीवी सबके घर पे, पर टीवी का कोई यूज नहीं है, उसमें कुछ चल नहीं रहा होगा, क्योंकि आपके पास एक रिमोट कंट्रोल आ चुका है जो आपको कंट्रोल कर रहा है।
टीवी 90% घरों में नहीं चलता है अब आज के टाइम पीरियड पे। क्या देखोगे आप, सब यहां पे दिख रहा है, समझ रहे हो? तो लाइफ क्या है ना, मतलब ये नशे से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब पोर्नोग्राफी है, यदि आप एक हैबिट में आ चुके हैं तो एक पर्टिकुलर साइकिल में आकर के आप आज करेंगे, बॉडी को आपके गिल्ट फील होगा, फिर पर्टिकुलर एक साइकिल के बाद फिर अगेन आप उसको रिपीट करोगे वो साइकिल। लेकिन अब वहां पे हिम्मत दिखानी पड़ेगी। कोई भी नशा छोड़ना है बहुत कठिन नहीं है, विल पावर से छोड़ा जा सकता है। मेरा मानना सिर्फ इतना है, विल पावर ही है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपको किसी भी समस्या का समाधान करवा सकती है। दृढ़ इच्छा शक्ति समझते हैं? हठ करना, नहीं करना तो नहीं करना, नहीं छूना तो नहीं छूना, सिद्धांतों से समझौता नहीं करना। आपको अपने लिए कठोर सिद्धांत बनाने पड़ेंगे खुद के लिए, कठोर सिद्धांत, हार्ड एंड फास्ट। पढ़ाई का टाइम है, फोन का टाइम इतने से इतने। अब मान लो आपको लगता है कि दिन भर फोन कॉल आएंगे, घर वालों को बताना पड़ेगा, इस कारण तो फोन ऑन रखते हो ना। आप एक शेड्यूल बना लो कि मुझे 4 से 5 ही फोन चलाना है, खत्म बात। ये 1 घंटे का टाइम है और इसके प्रति दृढ़ हो जाओ। फिर फोन आपको दृढ़ होना पड़ेगा और ये एक ही आदमी कर सकता है, वो आप हो। आप सोचो कोई दवा आ जाएगी, किसी का मोटिवेशन मिल जाएगा, कोई कह देगा, कुछ कर देगा। यदि आपका खुद का यदि शेड्यूल ये हो जाए, अपने प्रति आप वफादार हो जाएं, आपको पता है कि ये हैबिट मुझे डिमोलिश कर देगी, 2 साल बाद मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, मेरा टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरी पढ़ाई में बाधा हो चुका है, मेरा दिमाग मानसिक रूप से पूरी तरीके से रुग्ण हो चुका है। शराब पीने वाले को बस इतनी बात समझ में आ जाए कि यार ये जो मैंने पिया इसने तो मुझे खत्म ही कर दिया, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, मैं समाज में जा रहा हूं, वहां पे कोई नहीं सुन रहा, वो छोड़ना भी चाहता है, फिर एटलीस्ट उसी साइकिल में आकर के वो फिर रुक जा रहा है। अब देखो कई साइकिल्स डेवलप हो सकती हैं आपकी। जब आप देखो सिंपल सा इसका फॉर्मूला जो मुझे समझ में आया अभी तक नशे का, जितना मैंने स्टडी किया, बहुत सारे लोगों से मिला, जितने लोग पीते हैं, शुरुआत मान लीजिए ये आपका 24 घंटे का एक साइकिल है, 24 आवर का, ठीक है। हो सकता है कि 24 आवर में आपने इस वाले पॉइंट पे कोई भी लत आपने पकड़ी, कोई भी लत, मान लो चाय पीने की ही लत समझ लीजिए। हमारे मेरी मदर की चाय पीने की लत थी, मैंने उनकी खत्म करवाई किसी तरीके से पूरी तरह सब, मतलब अब वो पीती भी नहीं है। कई बार मैं ही प्रेस कर देता हूँ कि अरे कोई नहीं थोड़ा चल जाएगा, तो कहती है नहीं नहीं मैं शुरू भी नहीं करूँगी, अब मैं पीना ही नहीं। एक बार बस मोटिवेट किया, समझाया उनको समझ में आया कि हाँ ठीक है। तो ये चेन कैसे क्रिएट होती है पहले ये समझो, ठीक है। अब मान लीजिए आप इस टाइम पीरियड पे कोई आपने हैबिट पकड़ी जिससे आपको अच्छा फील हो रहा है, कुछ खाने से कुछ करने से आपको एक फीलिंग आएगी। अब आपका ये एक साइकिल क्रिएट हो रहा है, फिर आपको कुछ समय बाद आप डिस्टर्ब हुए, परेशान हुए, किस तरीके का तनाव आया और शाद आए, तो आपको लगता है कि ये काम यदि मैं कर लूं, देखो बहुत आसान है। यदि आपके आसपास लोग हों, 10 लोग आपके साथ हों, या आप सामाजिक प्राणी हों, एक ही रूम में रह रहे हों सभी लोग परिवार के, अब तो घर में भी अलग अलग कमरे हैं ना, अब समस्या हो गई आइसोलेशन की। आपकी प्रॉब्लम को कोई सुनने वाला नहीं, आपकी प्रॉब्लम को कोई समझने वाला नहीं है। अब आप बचे हो अकेले अपनी दुनिया में। जब आप अपनी दुनिया में बचे हो अकेले, तो ऐसे में आप किसी का तो सहारा लोगे ना, कोई तो सर टिकाने के लिए चाहिए ना आपको, चाहे वो शराब हो। यदि आपके दिल का दर्द आकर के आप मेरे से बयां कर दो, किसी और से बयां कर दो, कोई बयां करने वाला हो, कोई समझने वाला हो, तो फिर आप शायद इन चीजों में ना जाओ, भटको ना, सही गलत आप समझ लो। पर हो क्या गया आज के टाइम पे, सोशल मीडिया आ गई, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीजें, मतलब परिवार, रिश्ते, नाते सब किस में जुड़ गए। मैं देखता हूँ घर परिवारों के भी ग्रुप बने होते हैं, ठीक है। ग्रुप बड़े अच्छे अच्छे नाम होते हैं उनके, अपने तो अपने होते हैं, है ना, फैमिली फॉरएवर, ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं। पर उन ग्रुपों में आप देखोगे कुछ नहीं हो रहा होता, उसी में फोटो आ गई, कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, घर पे भूखा पड़ा है, खाने के लिए भी नहीं पूछते। ये कंडीशन है, मतलब एक ही कमरे पे रह रहे हैं हम लोग। जैसे पहले रहते थे तो एक ही रूम पे रहते थे, दोस्त थे तो एक ही रूम पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, ठीक है। दरवाजा भी खोलना है तो व्हाट्सएप में मैसेज जाता था कि भाई दरवाजा खोल दिया जाए, है ना। यहाँ तक होता था कूलर चलाना होता था। एक पड़ोस में हमारे एक रहते थे 3-4 लोग पीजी में, वो कूलर चलाना होता था, 4 लोग रहते थे, एक आदेश पारित करता था कि कूलर चलाया जाए, तो दूसरा भी अप्रूव कर देता था, हाँ बिल्कुल चलाया जाए। तीसरा अप्रूव करता था, कब तक चलाया जाएगा। चौथा कह रहा बिल्कुल चलाया जा। सुबह हो जाती थी कूलर नहीं चलता था। वो एक कई बार यार उठ के एक आदमी चला लू, कहा वो आदेश पारित करते करते उसका अप्रूवल मिलते मिलते
पता चला सुबह की ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, मस्त होके सो गए। रात भर सिर्फ इसी चीज में चल रहा है। क्यों? एक प्लग जाके लगाना पड़ेगा उसके लिए सब मोबाइलों में व्यस्त हैं, सब लैपटॉप में व्यस्त हैं, तो आदेश पारित हो जाता था। ये तो मतलब चलो स्टूडेंट लाइफ की खूबसूरती है कि ये भी एक आनंद का टाइम पीरियड होता है, बट फिर भी तो आप एक साइकिल में कन्वर्ट हो गए। फिर धीरे धीरे मान लो हो सकता है कि ये साइकिल महीने में एक बार हो, मंथ में एक बार, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये अभी आपके बॉडी को इतना ज्यादा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर दूसरी जो चीजें हैं वो ज्यादा प्रभावी हैं। मंथ से ये सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले आपकी मासिक तौर पे आप किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है आपको, लेकिन इससे अच्छा लग रहा होगा जब आप ऐसी कंडीशंस में होंगे जिसमें आप इसको लेते होंगे, या कोई आपकी स्टार्ट कराएगा। इसीलिए जैसे ड्रिंक के साथ क्या है, कोई आपकी स्टार्ट करवाएगा पहली बार, फर्स्ट टाइम आपको पहली बार वो मोटिवेट करेगा, अरे कुछ नहीं होता, ये थोड़ा सा रेड वाइन पीना चाहिए तो बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, चेहरा भी को खिल जाता है कमल की तरह, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरीके के बहकी बहकी बातें करेगा, है ना। ऐसे ही मांसाहार के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, अरे बड़े दुबले पतले हो, थोड़ा सा प्रोटीन ले लिया करो। प्रोटीन किसके रूप में लो? मांस के रूप में लो, अंडों के रूप में लो, ये खाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मतलब बुरी आदतों में आपको वो इनबिल्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप क्या होगे, एक साइकिल में कन्वर्ट होगे जो कि मंथली होगी आपकी। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब भी आपको लगेगा कि यार एक बार जब आपने गलती कर ली, एक अपराध मतलब फिर रास्ता खुल गया ना, आपने रास्ता दे दिया ना, एक्सेस दे दिया ना। जब आपने एक बार एक्सेस दे दिया, आपने अप्रूव कर दिया, आप समझिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस आता है, ठीक है, उस केस को पूरी तरीके से लिखा जाता है, सारी चीजें होती हैं, उस पर निर्णय आता है, तो अगला वही निर्णय अगले केस में भी प्रयोग किया जाता है। अब आपने ही एक बार एक गलती दोहरा दी, स्टार्ट कर दिया, यदि आपने एक बार ड्रिंक कर लिया, वही आफत है, वहीं से स्टार्टिंग आप समझ लीजिए अपनी लाइफ को खत्म करने की, क्योंकि आपने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। अब जब आपने परमिट कर दिया किसी को अपने घर पे, आप एक बार बुला लीजिए, दोबारा भी आ जाएगा वो, अच्छा एक बार तो गए थे। और नहीं तो आप यदि ये मित्रता रखें कि भाई गेट के बाहर मिलेंगे, गेट के अंदर कोई मित्रता नहीं, घर के अंदर मित्रता नहीं, बाहर मिल लेंगे। किसी को है कि घर के कोने कोने में चप्पे चप्पे तक घुमाए तो फिर वो कहीं भी घूमेगा। तो एक्सेस की बात होती है कि आप अपना कितना एक्सेस देते हैं, कितना स्पेस देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर इसके बाद यही आपकी वीकली में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी हैबिट साप्ताहिक हो जाएगी आपकी यही हैबिट। पहले मंथली फिर वीकली, वीकली में भी हो सकता है कि ये हर वीक एक बार आपकी ये कन्वर्ट हो। वीकली से फिर आपकी वही हैबिट आपकी डेली में कन्वर्ट हो सकती है कि 24 घंटे में रिपीट होकर के एक में आ जाए। ठीक है, उपलब्धता कैसी है उसकी और आपका मस्तिष्क का क्या है, आप व्यस्त कितने हो। जितना खाली रहोगे, जितना काम नहीं होगा आपके पास, वैसे वैसे आप बैड हैबिट्स के ट्रैप में फंसते चले जाओगे। इसलिए जितना व्यस्त रहोगे अपने आप को, जितना फ्री नहीं रखोगे, ठीक है, इसके बाद 24 घंटे में भी उसके रिपीटिशन बढ़ जाएंगे। हो सकता है 24 घंटे में 2 रिपीटिशन हो जाए उसके, फिर 2 के बाद वो 3 हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, वो 5 भी हो सकता है। और यही घातक अवस्था है यदि आप इतने तक पहुंच जाएं किसी भी उसके। अब इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बाद डायरेक्टली आप यहां पहुंच जाएं कि आप जब कुछ भी नहीं करते थे, तुरंत नहीं पहुंच पाएंगे, आपको वापस लौटना पड़ेगा। अपने साइकिल्स पहले आप खुद काउंट करिए, कोई भी बैड हैबिट के, कि आपकी साइकिल में बैड हैबिट्स कैसे हैं। उस साइकिल को एक एक करके आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे एक एक करके आपने स्टार्ट किया ना, एक एक करके ब्रेक करना पड़ेगा आपको। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये बहुत स्लो है, बहुत टाइम लगेगा इसमें। एक तरीका और है, वो है हठ का, दृढ़ संकल्प का। रेजोल्यूशन लेते हैं ना न्यू ईयर पे, वो पूरे क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनको पता है कि 31 दिसंबर तक तो सब ठीक है आपका, 31 दिसंबर तक आपने, 1 जनवरी आएगी, फिर 2 तारीख को उसी हैबिट में वो पड़े होते हैं। एक को तो सुबह जल्दी उठ लेंगे क्योंकि वो क्या है, उस समय थोड़ा सा माइंडसेट अलग है, फिर तुरंत ही वो इंटर कर जाएंगे, फिर भूल जाते हैं कि मैंने कोई संकल्प लिया था क्या पिछले साल, नहीं पता आपको। अभी फिर नया साल आ जाएगा, फिर स्टार्ट कर दोगे। आपका जन्म दिवस आएगा, आप संकल्प लोगे, शादी की एनिवर्सरी आएगी, फिर वादे होते हैं कि अब नहीं लड़ेंगे, अब नहीं झगड़ेंगे, फिर वही कहानी, फिर रिपीटिशन। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका तोड़ने का एक ही तरीका है कि एक साथ जो भी बैड हैबिट आपकी है, कंप्लीटली एक पर्टिकुलर ओकेजन पे, एक पर्टिकुलर डेट पे, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कुछ भी हो जाए फिर वापस नहीं लौटेंगे।
यदि इस संकल्प के साथ चाहोगे, एक झटके में कोई भी चीज आप छोड़ सकते हो, चाहे इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी हैबिट है जो आपको लग चुकी है या उस हैबिट को आप ब्रेक करना चाहते हो तो छोड़ी जा सकती है, तोड़ी जा सकती है। लेकिन साथ में जब भी कोई हैबिट को आप तोड़ो तो साथ में एक आश्रय रखो। आश्रय एक तो खुद भी हो सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रांग पोटेंशियल चाहिए। आश्रय मतलब कोई ना कोई साक्षी रखो किसी ना किसी चीज को। समझ रहे हैं? साक्षी समझते हैं? कोई भी हो सकता है एक पर्सन, ताकि उसे जवाब देना पड़े आपको, उससे डर बन जाएगा आपके अंदर। हो सकता है पब्लिक में अनाउंस कर दो, बहुत बड़ी चीज है ये पब्लिक में अनाउंस करना, रिस्की भी है। जैसे आपने अनाउंसमेंट कर दिया कल से 5 बजे जगूंगा, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए आपने सबके सामने किया है, 10, 5, 15 लोग, कोई टेंशन, कल से बिल्कुल टाइमली 5 बजे जग के पार्क में पहुंचूंगा। अभी आपने सबके साथ अनाउंसमेंट किया, अब आपके ऊपर एक प्रेशर भी हो जाएगा, पर सबके साथ ही काम नहीं करता है। फिर आप अपनी कमजोरियां, अपनी बैड हैबिट सबको बताते भी नहीं हो कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स इनबिल्ड हो चुकी है, अंदर क्या क्या चीजें आ चुकी हैं जो आपको खोखला करती चली जा रही हैं, आपको पूरी तरीके से तोड़ती चली जा रही हैं। आप धीरे धीरे वीक होते जा रहे हो। आप एक ऐसे साइकिल में, एक ऐसे ट्रैप में आ चुके हो जिसमें आपका पूरा स्वरूप ही खत्म होता जा रहा है। आपको लग रहा है, दिख रहा है अंधकार जैसा, वो आप सबको नहीं बताते, वो भी आपको खुद को पता होता है। आप अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से जानते हो, तो फिर खुद को आपको साक्षी बनाना पड़ेगा। वहां पे अंतरात्मा को अपनी साक्षी बनाइए, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, पर आपको किसी ना किसी से तो प्रॉमिस करना ही पड़ेगा। और फिर खुद के कमिटमेंट की रेस्पेक्ट आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आपने उसको तोड़ दिया तो नेक्स्ट टाइम वो आपका भरोसा नहीं करेगी। एक बार तोड़ोगे, अगली बार फिर वो सोचेगी कि ठीक है समझ जाएगा, फिर उसको मूर्ख बनाओगे, 3 बार मूर्ख बनाओगे, 4 बार मूर्ख बनाओगे, 5वीं बार आत्मविश्वास 0 होता चला जाएगा आपका। यदि आपका भी अपने ऊपर भरोसा 100% है, आत्मविश्वास कैसे किसी का खत्म होता है मैं वो बता रहा हूं आपको। 100% भरोसा है, मान लीजिए किसी दूसरे के ऊपर आपको भरोसा रहता है, मान लीजिए बहुत दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा रहता है आपको, लेकिन वो जैसे जैसे आपके भरोसे तोड़ता जाता है वैसे वैसे भरोसा कम होता जाता है ना उस पर, कि यार अब मुझे इस पे भरोसा नहीं रहा। वही सेम कंडीशन आपकी खुद के साथ है। आपको अपने ऊपर जब भरोसा आप तोड़ते हैं तो आपका लेवल डिक्रीज होता जाएगा। एक टाइम पीरियड बाद आप खुद पे भी भरोसा नहीं कर पाएंगे कि आप कुछ कर भी सकते हैं। अन्यथा इस ब्रह्मांड में पैदा वाला हर व्यक्ति, इस पृथ्वी में पैदा होने वाला हर व्यक्ति, यदि उसको ये कंडीशन रहे, जब आप पैदा होते हैं तो आपकी कंडीशन ये होती है 100% फुल, क्योंकि उस समय तो वादे बहुत कम होते हैं ना, शुरुआत ही होती है आपकी जिंदगी की। वो धीरे धीरे वादे स्टार्ट करते हो, उनको यदि पूरा करते चले जाओ तो ये 100 से और ये मेंटेन रहेगा, ये कभी कम नहीं होगा और हर चीज आप पा सकते हो। लेकिन जब अपने खिलाफ वादा खिलाफी करते जाओगे ये गिरता जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ये आपका माइनस में भी जा सकता है। फिर अपने ऊपर आप इसकी रिकवरी नहीं कर सकते अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की। और यदि ये खत्म हो गया, इंसान जीती हुई जिंदा लाश है व्यक्ति, बस ये समझ लो। आत्मविश्वास यदि खत्म हो गया तो व्यक्ति जिंदा भर है, बाकी उसको कुछ नहीं पता कि उसका कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ये कब होगा? जब अपने द्वारा किए गए वादों को आप समय पर पूरा करें, वादों को पूरा करें। समझ गया मेरी बात को? सिंपल सी छोटी सी बात। यदि और इसको फिल करना है, फिर से भरना है, मान लो ये माइनस में चला जा चुका है, कुछ लोग कहेंगे अब हम क्या करें, कंडीशंस हमारी ऐसी कि हम माइनस तक ले आए हैं अपने कॉन्फिडेंस को, अब इसको कैसे फिल करें? छोटे छोटे वादे करो फिर, क्योंकि बड़े वादे में तो वैसे ही भरोसा भाई नहीं, खुद पे ही टूट चुका है। छोटे छोटे कमिटमेंट, जैसे मान लीजिए अब आप कहोगे आपने बचपन से अभी तक कई बार शेड्यूल बनाया होगा, 15 घंटे का, 16 घंटे का, 14 घंटे का, 13 घंटे का, और हर बार तोड़ा होगा। तो अब आप शेड्यूल बनाओगे भी ना, इसे भरोसा ही नहीं होगा, अंदर से आवाज ही नहीं आएगी, अंदर से अंतरात्मा कहेगी अरे टाइम पास कर रहा है मेरे साथ। उपाय क्या है इसका? उपाय क्या है? 1 घंटे का प्रॉमिस करो। पहले 1 घंटे का प्रॉमिस यदि कर रहे हो, पूरा करो, उसे पूरा करना पड़ेगा। अब छोटे छोटे प्रॉमिस, ये मत कहो कि पार्क मुझे 5 बजे जाना है, ये बोलो कि मैं जाऊंगा, शाम तक चला जाऊंगा पर जाऊंगा। रात 12 बजे तक तो टाइम मिलेगा ना आपको उठने के बाद, पर जाऊंगा। धीरे धीरे आपको राइट हैबिट से, बोलते हैं हैबिट रिप्लेसमेंट,
जो बुरी आदतें लग चुकी हैं, उन बुरी आदतों को आपको अपने ही साथ किए हुए वादों के साथ फिल करना है। जैसे मान लीजिए कोई आपको बुरी आदत है किसी चीज को लेकर, मान लो ड्रिंक कर रहे हो आपने पोस्टपोन कर दिया 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दिया। अभी जैसे बहुत तलब लगी हुई है, बिल्कुल से स्मोकिंग की बहुत तलब लगी हुई है, तो आप क्या करो, कहो कि 1 घंटे बाद करूंगा। अब इससे क्या होगा, 1 घंटे आपने नहीं किया, एक अंदर आत्मविश्वास आएगा, भरोसा आएगा कि यार मैं 1 घंटे डिले कर सकता हूं, इसी को और अप्लाई कर दो। मैंने अपनी मदर को क्या बोला, मैंने उनसे बोला कि आज भर नहीं पिएंगे, चाहे कल खूब सारी पिएंगे, आज भर डिले कर दो, सेम डे का। 1 दिन का उन्होंने मेरे कहने पे डिले कर दिया। अब 1 दिन का, ये कब हुआ था, हम जर्नी पे थे, अब उनकी तलब थी, उन्हें सुबह उठते ही चाहिए थी, और जहां थे वहां मिल नहीं रही थी, वहां उपलब्धता नहीं थी उसकी। तो मैंने फिर उनको मोटिवेट किया कि देखिए एक बात बहुत छोटी सी आपको समझा रहा हूँ, आज भर नहीं पीते, कल मैं एक ऐसे होटल पे ले चलूंगा, वहां पे बढ़िया से पिएंगे। अब मुझे फिर इसके बाद आइडिया आया, उन्होंने फिर पूरे दिन मेरे कहने पे, कई बार सिर चक्कर हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, बदन टूट रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। तो मुझे लगा यार ये तो इनके साथ बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई है, ये मतलब कि ये तो बहुत बुरी कंडीशन है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, शाम तक में मैंने ये सोचा कि यार इनकी ये हैबिट से इनको छुटकारा दिलाना है पूरी तरीके से, नहीं तो ये तो ख़त्म ही हो जाएंगी, कंडीशन ही ख़राब हो जाएगी। भाई जो कोई चीज़ आपकी इस तरीके की हो जाए कि जो आपके बॉडी को पूरा अनप्रोडक्टिव बना दे, पूरे दिन काम नहीं किया, फिर मैंने उनको नेक्स्ट दिन, जब अगला दिन आया, मैंने उनको बोला आपने 1 दिन डिले किया है, अप्रिशिएट किया उस चीज़ को, 1 दिन डिले किया है और आज भी उपलब्ध नहीं है। तो कह रहेगी तुम कहीं से भी लेकर आओ, यहीं बनेगी, घर पे बनेगी, केटल से बनेगी, ये वो सब। मैंने कहा देखो कोई बात नहीं, 1 दिन तो 1 दिन और सही। और ऐसे में धीरे 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 उनको अपने पर भरोसा हो गया कि यार मैंने 1 दिन नहीं पिया था, जिंदा रही थी, ठीक है, अगला 1 दिन और गया, जिंदा रही थी। फिर मैंने उनको अचानक से बोला कि इस गुलामी को छोड़ दो, कब तक इसकी गुलामी करते रहोगे, कब तक ये आपको बॉडी को कंट्रोल करेगा। उन्हें बात समझ में आ गई, उन्होंने रिप्लेसमेंट कर दिया, उसे चेंज हो गया। आज यदि आप दोगे भी तो नहीं पिएंगे, मना। अब तो मैं कहता हूँ यदि किसी के यहाँ गए साथ में, मैं बोल देता हूँ कि मना नहीं करते, गेस्ट के यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे तो नखरे नहीं चलते हैं। किसी दूसरे के घर आप जाओ तो वहाँ पे यदि वो रख रहा है, कुछ परोस रहा है, तो थोड़ा सा मतलब आपको लिबरल होना पड़ेगा। आप लेकर के 1 सिप ही ले लीजिए, फिर रख दीजिए, एक रेस्पेक्ट वाली बात होती है ना। सिद्धांतों से जो बहुत, अब कोई कहे कि कोई लिटिल लिटिल रख दे आपको और बोले 1 सिप ले लिया से सम्मान दे रहे हैं, वो नहीं चलेगा। पर कई बार पे जो आपको चीज़ें हो सकता है पॉसिबल है, आप वेजिटेरियन हैं, आ रहा है खाना फ्री है, नहीं कि मैं तो ये पालक की सब्जी नहीं खाता, मैं तो लौकी नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, आप कंडीशंस बना दो, समझ रहे। होता है ना दूसरे घरों में नखरे करना चालू करते हैं, तो थोड़ा सा उससे बचे। पर फिर भी वो उन्होंने नहीं छोड़ ही दिया है, फिर कहे वापस ला रहे हो इसमें, ठीक है। तो छोड़ सकते हो आप कोई भी चीज़ को, कोई भी हैबिट आप अपनी पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हो। जब भी कोई भी चीज़ कोई भी हैबिट तो कन्वर्ट करो आप, जब वो पूरा नहीं होगा, फुलफिलमेंट नहीं होगा, तो बॉडी डाउन हो जाएगी आपकी। अरे ठीक है, देखो अब चाय भारत इतना उत्पादन कर रहा है, खत्म भी तो होनी चाहिए, कंज्यूमर भी तो होने चाहिए। नुकसानदायक है, देखो आज के टाइम पे इसीलिए तो बड़े आम हो चुके हैं ना ये रोग। शुगर क्या हो गया है, आम आदमी का रोग हो गया। पहले खास आदमी का रोग होता था, अमीरों को हुआ करता था, अब हर आदमी को होता है। किसी से भी बोलो शुगर बढ़ी हुई है मेरी, डॉक्टर पहले कहेगा शुगर तो नहीं है तुम्हें। सबकी देख लो, किसी के 200 से ऊपर शुगर पहुंच जाती है नॉर्मली, क्योंकि इतना कंज्यूम कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक मिल गई तो दबा दब पिए पड़े हैं। आपको पता है कितना शुगर कंज्यूम कर लिया आपने, तो उसीलिए तो कैंसर बहुत आम चीज़ हो चुकी है। कल आपको पता होगा राजू श्रीवास्तव जी चले गए एक झटके में, देखिए हार्ट अटैक का कारण। वैसे अस्पताल में काफ़ी दिनों से भर्ती थे, और बिल्कुल सरप्राइजिंग एक व्यक्ति हंसता खेलता, किस चीज़ की कमी थी। तो लाइफ अब बड़ी छोटी हो गई, पता है, जिंदगी बहुत छोटा हो गया है। जिंदगी सोचिए कितनी शॉर्ट हो चुकी है, कुछ नहीं पता है, सेकंडों का खेल है अब तो टाइम यदि कम बचा है, मुझे यदि ये पता चल जाए कि यार
चलो एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी आपको, ठीक है। एक व्यक्ति था, वो उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद वो गया यमराज के पास। जब यमलोक पहुंचा तो यमलोक में यमराज के पास काम बहुत ज्यादा था, बेचारा बहुत लगा रहता था, दिन भर उसको पूरा हिसाब किताब के, वैसे चित्रगुप्त तो था ही, तो उसको कुछ वर्कर की जरूरत थी यमराज को। तो उसने, जब वो व्यक्ति पहुंचा, कुछ दिन वहां रहा, नीचे भी वो परेशान था, वो व्यक्ति बेरोजगार था, वो पूरी तरीके से बेरोजगार आदमी खत्म हुआ था। तो ऊपर जाके यमराज से बोला कि यार मुझे कुछ रोजगार दे दो, काम दे दो आप। तो यमराज भी परेशान था, उसे भी काम, ऐसे वर्कर की जरूरत थी। तो उसने उसको बोला कि यार आज से काम सब मेरी शक्तियां तुम्हारे पास, ये जो लोगों को लाना ले जाने का काम है तुम्हारा रहेगा। एक शेड्यूल तय करोगे, किसका कितने बजे टाइम है, कैसे टाइम है, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम करोगे काम पूरा। तो वो बड़ा खुश हुआ कि चलो पहली बार रोजगार मिला मुझे। और वो जाने लगा, नीचे जाता, लोगों को उठाता, लेकर आता, ऊपर पहुंचता, तो देखता कि लोग रोने लग रहे हैं, जिसको लेके जाता है उसके घर वाले रोने लग जा रहे हैं। बड़ा दुखी होता वो। उसे ये भी महसूस हुआ कि जब मैं भी आया हूँगा मेरे घर वाले भी रोए होंगे। बोला ये अनैतिक है। तो यमराज के पास पहुंचा, बोला आप बहुत अनैतिक काम कर रहे हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सिस्टम बदलिए, आप अपना संशोधन लाइए कि जो भी व्यक्ति खत्म होने वाला है उसको 10 दिन पहले कम से कम बता दीजिए, उसके पास मैसेज भेज दीजिए 10 दिन पहले कि भाई अब तुम खत्म होने वाले हो। बोले यार इससे पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। बोले उसकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, मैं तो, वो काम तो मेरा है, मैं सबको पहले 10 दिन बताऊंगा और फिर इसके बाद सबको उठा लाऊंगा, उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो। कि यमराज ने कहा कि क्यों बिना मतलब के पूरे तंत्र को खराब कर रहे हो, यही तंत्र चला आ रहा है। बोला आप मेरे पास शक्तियां हैं, कुछ तो डिसीजन मुझे भी लेने दोगे, सब अपनी ही चलाओगे। सिस्टम अभी तक कितना खराब चल रहा है, देख रहे हो रो रहे हैं लोग पागलों की तरह। डेली मैं वहीं आधे घंटे तो मैं भी खड़े होकर के रोता हूं उनके साथ। तो ये डेली डेली नहीं मेरा किया होगा। तो मैंने उपाय देख लिया, 10 दिन पहले यदि हम बता देंगे तो बहुत आसान रहेगा। तो यमराज ने कहा जो तुझे करना हो कर, बस ये है कि कोई आदमी रह ना जाए। तो अब वो पहुंचने चालू हुआ। पहले उसने लिस्ट बनाई कि कौन लोग मर रहे हैं, उनको 10 दिन पहले पहुंचा, पहुंच करके बताना चालू किया कि भैया मैं यमलोक से आया हूं, 10 दिन बाद इस तिथि को इतने बजे आप खत्म हो जाओगे। यानी मरने की तिथि उसकी 10 दिन बाद की थी। अब उसने सुना, अब उसको डेट पता चल गई, वो वहीं मर गया तुरंत ही। अब उसके ले जाने की तिथि तो 10 दिन बाद थी। तो फिर वो यमराज के पास पहुंचा कि ये बताइए 10 दिन बाद की डेट थी और 10 दिन पहले ही ये क्यों मरा, अब मैं इसको उठा के नहीं ला सकता हूं, उठा के लाने की डेट 10 दिन बाद है। बोला मैं इसीलिए बोल रहा था कि एक सिस्टम बना हुआ है, अचानक ही लाना पड़ेगा, और नहीं 10 दिन पहले बता दोगे ना। तुम सोच रहे थे ना कि घर वाले रो दो के बराबर हो जाएंगे, कोई बराबर नहीं, यही निपट जाएगा। ये अभी अब बताओ पड़ा है, अब 10 दिन तक ला नहीं सकते इसको 10 दिन तक है, अब ये इसी अवस्था में। अब लाने की हमारी डेट पूरी बिगड़ गई ना, हमारे लाने की तिथि तो 10 दिन बाद की है और निपटे अभी गया, इसके शरीर के अंग काम करने बंद कर दिए। तो इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। यही तंत्र है, यही सिस्टम है कि आकस्मिक ही लाना पड़ेगा। जो रोग आ रहा है रोने गाने दो, 4 दिन एक दिन में तो जलाते हैं इसको, 4-6 दिन रोक के रखते हैं। बोले सब दिखावे की दुनिया है, सब दिखावा कर रहे हैं एक तरफ से, सब ये घड़ियाली आंसू हैं। उसको बात समझ में आ गई कि ऐसे में मैं तो परेशान हो जाऊंगा कि पता चला आज बता के आया, मर ये आज गया, फिर 10 दिन तक रो रहे हैं, फिर मैं उठाने जा रहा हूं, मेरे यहां का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो आप समझिए एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा और उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आपने उसको डिले किया आगे और पीछे कुछ भी, तो पूरा तंत्र आपका खराब हो जाएगा। आपने यदि कुछ सिद्धांत बना लिए कि ये गलत है, एक बार समझ में आ गई कि ये गलत है, मान लीजिए मुझे कोई बात समझ में आ जाए कि मेरे जीवन के लिए गलत है, तो फिर मुझे कितना टाइम लगना चाहिए उसको दूर करने के लिए,
कितना टाइम लगना चाहिए बताइए। यमराज को पता था कि 10 दिन पहले का टाइम गलत है, इसलिए उसने कभी वो सिस्टम डेवलप ही नहीं किया। आप क्यों प्रयोग कर रहे हो अपने ऊपर? समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यदि आपको कोई बात समझ में आ गई कि ये जो मैं कर रहा हूं ये गलत है, तो यदि गलत लग रहा है तो गलत को फिर सही में कैसे परिवर्तित करोगे? समझ गए? इसलिए कुछ सिद्धांत बनाओ और उन सिद्धांतों को फॉलो करो। हार्ड बिल्कुल, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जैसे अभी के लिए सिद्धांत क्या होने चाहिए कि यार मैंने 2 साल 3 साल जो भी टाइम अपने लिए देना है, ये प्रीशियस टाइम है मेरा पीरियड। अभी तक मैं जो पढ़ता आया हूँ, मैं क्लास का सबसे पिछद्दी वाला था, सबसे पीछे बैठता था, मेरी कभी टॉप रैंक नहीं आई, क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आया। मेरा कंपटीशन उनसे है जो क्लास में हमेशा टॉप रहे। वो भी तो इस एग्जाम में बैठ रहे हैं ना। मेरा कंपटीशन अभी तक, मेरा रिकॉर्ड बहुत गंदा रहा। अब ये 3 साल मुझे मिले हैं या 1 साल मुझे मिला है, 1.5 साल मुझे मिला है, ये मेरे करियर का निर्माण करेगा। तो अभी मेरा प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? 100% प्रोडक्टिविटी। क्योंकि मैं अभी तक का सबसे पिछड़ा हुआ बच्चा था अपनी क्लासेस का। यहां पे आके मैं आगे नहीं, चमत्कार नहीं होगा। लोग पूछते हैं ना कि भाई आईआईटी वाले ही क्यों निकलते हैं, आईआईएम वाले ही क्यों निकलते हैं, मेडिकल वाले ही क्यों निकलते हैं। वो आप खुद बताओ, वो आईआईटी कैसे चले गए? मजाक में चले गए? वो क्लास के टॉप स्टूडेंट थे, आपके यहाँ की क्रीम थे, वो क्रीमी लेयर थी वो, तब वो आईआईटी पहुंचे ना। बताओ फिर क्यों नहीं निकलेंगे? वो वहां भी क्रीम थे, वहां भी क्रीम है, यहां भी आके क्रीम ही रहेंगे वो, क्योंकि उनकी हैबिट ही क्रीम वाली है। 15-16 घंटे उनके लिए बड़ी चीज नहीं है। वो पहले दिन से पढ़ते आए, पहले दिन से इन चीजों पे काम किया है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाया उन्होंने, वहां पे कंपटीशन फेस किया है। तो फिर आपको क्या करने पड़ेंगे? 3 साल वही डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, हार्ड, बिल्कुल कठोर बनना पड़ेगा। सिद्धांतों से आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा। जो सिद्धांत बना लिए, जो रूल्स बना लिए, जो दिनचर्या फाड़ते चले आए हो आप 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की, अब उसे हार्डली फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ भी कर पाओगे। आज के टाइम पे कोई भी कंपटीशन अपने आप में टफ है। शायद अब मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समझ रहे हैं ना? इसलिए आपको अपने प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा, अपने प्रति जिम्मेदार बनना पड़ेगा। किसी और के प्रति से कुछ नहीं पड़ा हुआ है। आप सोचो कि ये देख लेगा कि ये पढ़ रहा है तो बड़ी वाहवाही हो जाएगी। एक बच्चा रहता था, उसके पड़ोस में एक बच्चा और रहता था, दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। अब आमतौर पे होता क्या था, जो बाहर से लोग आते थे वो देखते थे, तो एक तो चीटर था पूरी तरीके से, एक मेहनती था। सुबह से शाम तक क्लासेस करता था, शाम को अपना रिवीजन किया, टाइमली 12 बजे सो गया। और एक बच्चा क्या करता था, पूरी रात लाइट खोले रहता था, पूरी रात, और जमीन में लेटा रहता था, जमीन में सो जाता था लाइट खोल के। तो लोगों को लगता था यार इस रूम पर लाइट, रात भर लाइट जलती है, और ये वाले में लाइट, ये सो जाता है टाइम से, तो ये रात भर बच्चा पढ़ता है, रात दिन पढ़ता है। अब वो दूसरे को दिखाने, दूसरों को तो यही भ्रम था कि ये ज्यादा पढ़ता है, ये कम पढ़ता होगा। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आपकी सारी पोले खोल के रख देगा, उसे रिजल्ट कहते हैं। जो आपकी सारी पोल खोल, उसकी पूरी पोल खुल गई रिजल्ट में। जो ये कह रहे हैं ना बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ता था ये, तो रात दिन पढ़ता था, क्यों वो पीछे पड़े हैं? क्यों उनका सबसे लास्ट में रैंक आता है? क्यों वो नहीं होते हैं? क्योंकि वो कई बार दिखावा करते हैं, दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं पढ़ रहा हूं, मेरी प्रशंसा तो करो। अपनी नजरों में आपको पता है कि आप कितना पढ़ते हो। दूसरे की प्रशंसा से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, दूसरे को दिखा के आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो किससे हासिल होगा? खुद को पता है, खुद को प्रॉमिस, खुद की नजरों में आप क्या हो, खुद को कॉन्फिडेंस है कि मैं कितनी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। बस ये खुद की लड़ाई है जीवन में सफल होना। दूसरा कभी भी आपको सफल नहीं बनाएगा, चाहे आप जिस पृष्ठभूमि से हो, चाहे जहां से हो। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, मौत किसी के साथ पक्षपात नहीं करती।
आप करोड़पति हो और अरबपति हो। साइरस मिस्त्री जी को आपने देखा होगा, आकस्मिक घटना में चले गए। राजू श्रीवास्तव आकस्मिक घटना में चले गए। दिन प्रतिदिन हजारों जा रहे हैं। वो तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगी, किसी उम्र के साथ भी नहीं। जब आपका समय निश्चित होगा वो चले जाओगे। आप यहाँ शाश्वत काल के लिए नहीं आए हो कि आप यहाँ पे अभी जन्म जन्मांतर रहोगे, कलयुग पूरा देखोगे। ऐसा तो है नहीं कि अपने सामने सबको खत्म होता हुआ देखोगे। तो जो लिमिटेड टाइम पीरियड है, इसमें यदि कुछ उपलब्धियां बांध लोगे तो जिंदगी में सुकून मिलेगा। और यदि लिमिटेड टाइम पीरियड में इन्हीं सब बैड हैबिट्स में पड़े रहोगे तो जीवन नरकीय हो जाएगा, आपका, आने वाली पीढ़ी का, सबका। इसलिए अपने प्रति वफादार बनो। समझ पा रहे हो मैं क्या कह डाला इतनी देर में? हाँ हाँ, देखो इसको कम करने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं बाकी आप लोग तो कुछ डिवाइसों से घिरे नहीं हो। देखो डिवाइस में आपको यहाँ पे, यहीं पे देखो डिवाइस 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइसें ये रखी हैं मेरे रूम पे। किसी दिन मैं रूम का आपको सेटअप दिखाऊंगा, वहाँ पे कम से कम 5 लैपटॉप रखे होंगे, 5 लैपटॉप रखे होंगे, फ़ोन लाइन से रखे होंगे कम से कम 4-5, कैमरे लगे हैं, इधर स्क्रीन, इधर टीवी, इधर ये वो। स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, 3 तो सिस्टम ही ऐसे लगे हुए हैं। फ़ोन भी इतने सारे पड़े हैं। पर यदि अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा सोने वाला एरिया है, जहाँ पे मैं सोता हूँ, बहुत छोटे से एरिया में रहता हूँ मैं, वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है। ये सिद्धांत है कि जब बिस्तर पे पहुँचेंगे फ़ोन नहीं होगा अपने हाथ पे। ना वहाँ पे चार्जर रहेगा, ना वहाँ चार्जिंग पॉइंट है, ना वहाँ कुछ नहीं है। फ़ोन रहेगा ही नहीं। फ़ोन का ये कि इस पर्टिकुलर, ये बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। आप भी तय कर सकते हो कि बेड पे यदि मैं लेटा हूँ फ़ोन नहीं रहेगा मेरे पास। अच्छा, फ़ोन रहेगा कहाँ पे? जो मेरी टेबल चेयर है, जहाँ मैं पढ़ता हूँ। यदि मुझे रिसर्च, आप भी कर रहे हो ना, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो फ़ोन से, तो बुरा नहीं है ये तो टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हो ना फिर आप तो, ये नहीं है बुरा। नहीं, फ़ोन, उस फ़ोन में तो अच्छी चीज़ है, ब्रह्मांड की सबसे अच्छी डिवाइस है। नहीं है? क्या नहीं है इसमें बताओ? क्या सर्च करके नहीं पढ़ सकते हो? दुनिया का सब कुछ पढ़ सकते हो अब आज के टाइम पीरियड पे। मोटी मोटी किताबें जो पढ़ नहीं सकते उन्हें कानों में सुन सकते हो, तो ऐसे तो बुरा नहीं है। पर फोन में मैंने ऐसे ऑटोमेटिक ओपन किया, स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ भी देख रहा हूँ, पता ही नहीं है, 2 घंटे बर्बाद कर दिए, ये बुराई है। और ये कब होता है? जब आप लेट जाते हो बिस्तर पे। लेटने के बाद आपका कब 2 घंटे खा जाता है, पी जाता है, आपको नहीं पता। ये टाइम को पीने की मशीन है, समय को बिल्कुल चुल्लू लगा के पीता है। तो सोते समय, बिस्तर पे जाते समय एक रूल बना लो कि फोन नहीं होना चाहिए। दूसरा, पहला ये, दूसरा, सुबह उठते ही फोन नहीं होना चाहिए आपके पास। उठते ही आपका हाथ फोन में नहीं पड़ना चाहिए। बस ये 2 नियम बना लो, बस शुरुआत यहां से करो। अब मैं आपको भारी भरकम सारा ज्ञान दे दूंगा अभी 1 मिनट में, तो सब बिगड़ जाएगा ना। बिस्तर में पहुंचने का मतलब है फोन नहीं, चाहे जो भी हो। ये फोन कहां होगा? दूर रखा होगा कहीं पे। अब बिस्तर में आपके हाथ पांव छटपटाने लग जाएंगे बिना इसके, आपके भी हाथ कंपन करने लग जाएंगे, नींद नहीं आएगी, 1 2 4 दिन 6 दिन होगा। अब बिस्तर में फोन क्यों आता है? एक तो जो फोन वाले हैं, आप लोग शायद अभी मेरे ख्याल से उन पैमानों तक नहीं पहुंचे हो, भगवान न करे कभी पहुंचना। अब जिनको 10-10 घंटे बात करनी है वो बेचारे खड़े खड़े कितनी देर तक करेंगे? तो फ़ोन कॉल लिमिटेड कर दो, सीमित कर दो। पर बेड में पड़े हो, हाँ हेलो, हाँ कैसे हो, ठीक है, ये नहीं चलना चाहिए। ये लाइफ में मत दूर रखना, मतलब ये आपको बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी इस टाइम पीरियड पे अभी टाइम नहीं है इन चीज़ों का, समझ रहे हो? इस चीज़ से बच जाना। एक तो मैं आपको ये डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा मतलब, आपको ये फ़ोन का आदी बना देगा, आपको अभ्यस्त बना देगा। एक ही जगह है वो, बिस्तर ही है एक जगह, ठीक है, खा जाएगा आपके टाइम पीरियड को। तो बिस्तर में फ़ोन अलाउ नहीं है, फर्स्ट थिंग। जिनके पास दुविधा हो कि भैया ऐसा है कि हमें बात करना ही पड़ेगा, उनके लिए भी है कि भैया 1 घंटे आप कहीं पे देख लो, आधा घंटे 1 घंटा सेट कर लो डेली का कि भैया कहीं बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है। पर ऐसा नहीं है। एक मेरा मित्र रहता था, वो बाहर, उसको बैठा, हम लोग रूम से बाहर निकाल देते थे, वो बाहर गिट्टी वगैरह पड़ी होती थी, उसमें बैठ के बात करता था। वो पड़ा रहे रात भर में, उसी में लेट जाता था, रूम के अंदर अलाउ ही नहीं था।
ये हॉस्टल की बात थी, जब हम हॉस्टल में रहते थे। तो कंडीशंस मतलब ये क्या है, ये समझ की बात है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि मैं बिस्तर पे हूं तो फोन नहीं होना चाहिए मेरे पास, इससे नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी, अगला दिन अच्छा हो जाएगा। पता चला आपने रात भर स्क्रॉल करते करते, सर्चिंग करते करते, सोते समय, लेटे समय कोई भी क्लास मत करो। ये रूल्स हैं और क्या है, सिंपल सी बात। बेट मुझे टेबल चेयर में पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं है टेबल चेयर खरीदो, नहीं कल के दिन डॉक्टर को दे के आओगे। आज 2000 की टेबल चेयर पे दिमाग लगा रहे हो, कल के दिन आप फिर अब 10,000 15,000 देकर के आओगे। टेबल चेयर रूम पे होनी चाहिए यदि आप स्टूडेंट हो तो। ये नियम बनाओ स्ट्रिक्ट, एक नियम से स्टार्ट करो और धीरे 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 जहां पे लग रहा है कि यहां पे अनावश्यक, जैसे लोग खाना खाते समय फोन देखते हैं, अनावश्यक है। खाना खा रहा है तो खाना ही खाओ, फोन थोड़ी देर के लिए साइड रख दो। होता है कि नहीं होता बताओ? लोग फ्रेश जाते हैं फोन लेके जाते हैं, 2 घंटे लगाते हैं वहां भी, कुछ नहीं, फालतू की चीज है। तो जो काम कर रहे हो, बॉडी को पता चले कि आंखें को काम करना है, कि मुंह को काम करना है, कि कानों को काम करना है, कौन सा अंग काम करे उसको भी तो पता चले। दिमाग कंफ्यूज्ड है कि मैं मुंह चलाऊं कि आंखें से देखूं कि कानों से सुनूं। मल्टीटास्किंग में मत, बस भरोसा थोड़ा सा कम कर दो। इसलिए फोन को, जो काम कर रहे हो पर्टिकुलर, पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ाई करो। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सामने टीवी मूवी चल रही है, कोई वेब सीरीज चल रही है, ऐसे भी मैंने देखा है। करते हैं लोग, कर रहे हैं, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, सामने वेब सीरीज, सामने कालीन भैया, उनको अच्छा महसूस हो रहा है, लेटे हुए सीधा सीधा लंबवत। कितने दिन तक करोगे, खत्म हो जाओगे आप। तो ये सब चीजें बेसिक हैं, समझना चाहिए आपको, ठीक है। सब ये मतलब करना पड़ेगा, ये बहुत बुरी हालत है, मैं बता रहा हूं, नहीं तो मानसिक रोगी बन जाओगे। करने वाले करते हैं, अब पता नहीं क्या करते हैं, हमें भी नहीं पता, लेकिन करने वाले करते हैं, ठीक है ना। चलिए